तो हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल टारगेट रिवीजन। तो आज की इस सेशन के माध्यम से हम लोग जो है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असमर्थ होता है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अर्थात हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाले वीडियो में हमने देखा, मैंने आपको बताया कि हम जो है ओल्ड इंग्लिश से लेकर के पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर तक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स और उनके जो वर्क्स हैं इम्पोर्टेंट, उन सभी को स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर से स्टार्ट कर रहे हैं और इधर से बैक से ही हम लोग जो है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर तक स्टडी करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, इसकी जो बिगिनिंग होती है, इसकी जो शुरुआत होती है, यह आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से होता है। अर्थात 1945 से जो है आपका पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर शुरू होता है और इसके बाद से अभी अनटिल नाउ, अब तक जो है आपका यह पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर अर्थात पोस्ट मॉडर्न पीरियड चल रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का जो फर्स्ट राइटर जो है आपके, और हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो हम वर्ल्ड लिटरेचर से कर रहे हैं और हमारा एक टारगेट फिक्स है कि नो टाइम नो टेंशन ओनली रिवीजन। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हमारा टारगेट है कि हम पूरा जो लिटरेचर का होल जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स एंड देयर वर्क्स हैं उन सभी को स्टडी करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का जो फर्स्ट राइटर जो है आपके वर्ल्ड लिटरेचर में वो आपका विलियम गोल्डिंग है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर है जो कि नेट, गेट, सेट या फिर एनी लिटरेचर एग्जाम जो भी होता है एलटी ग्रेड का एग्जाम, उन सब में पूछा ही जाता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ही वाज बोर्न इन 1911 एंड डाइड इन 1993। ध्यान में रखिएगा, विलियम गोल्डिंग बोर्न इन 1911 एंड ही वाज डाइड इन 1993। एंड नेक्स्ट जो है, ही वाज एन इंग्लिश नोवेलिस्ट, प्ले राइट एंड पोएट। ये जो थे एक ही इंग्लिश नोवेलिस्ट थे, प्ले राइट भी थे और पोएट भी थे। इस फुल नेम वाज विलियम जेराल्ड गोल्डिंग। ध्यान में रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या था, विलियम जेराल्ड गोल्डिंग। एंड नेक्स्ट, ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इनका जो एक नोवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह नोवेल है और इसी के लिए यह क्या है, तो विलियम गोल्डिंग फेमस है। और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का जो पब्लिकेशन है वो आपका है 1954 है, जो कि आगे आएगा ही। ध्यान में रखिएगा, इनका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क कौन सा है, तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये ध्यान में रखिएगा। ही गोट नोबेल प्राइज इन 1983 एंड ऑल्सो गोट बुकर प्राइज फॉर हिज नोबेल द राइट्स ऑफ द पैसेज इन 1980। ये ध्यान में रखिएगा, इनको जो है नोबेल प्राइज से जो सम्मानित किया गया वो आपको 1983 में विलियम गोल्डिंग को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर, तो ध्यान में रखिएगा 1983। कौन, तो विलियम गोल्डिंग। एंड नेक्स्ट, ऑल्सो गॉट बुकर प्राइज, इनको जो है बुकर प्राइज मिला फॉर इज नोबेल द राइट्स ऑफ द पैसेज के लिए। कब, तो 1980 में। यह एक ट्रिलोजी का एक भाग है जो कि फर्स्ट पार्ट है। जैसे आपको बता दें, टू द एंड्स ऑफ द अर्थ एक ट्रिलोजी है इन्हीं का, विलियम गोल्डिंग का, उसी का एक ट्रिलोजी का एक भाग है द राइट्स ऑफ द पैसेज, जिसके लिए इनको क्या मिला है, तो बुकर प्राइज मिला है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, द राइट्स ऑफ द पैसेज इज वन एमंग द ट्रिलोजी ऑफ गोल्डिंग। देखिए नेक्स्ट आपका बता ही दिया गया है कि द राइट्स ऑफ द पैसेज जो है वह इनके टू द एंड्स ऑफ द अर्थ जो है ट्रिलोजी है, उसी का एक क्या है, इसमें का भाग है। किसमें का, तो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ का ट्रिलोजी का ही भाग है। द अदर टू आर क्लोज क्वार्टर्स एंड फायर डाउन बिलो। और इसी के अंतर्गत जो दो और वर्ड्स हैं जो कि क्या है, पहला क्लोज क्वार्टर्स एंड दूसरा था फायर डाउन बिलो है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे ये समझिए कि टू द एंड्स ऑफ द अर्थ क्या है, ट्रिलोजी है। किनका, तो विलियम गोल्डिंग का। ट्रिलोजी में 3 वर्क्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ट्रिलोजी 3 वर्क्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें से पहला क्या है, राइट्स ऑफ द पैसेज है, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला। कब मिला, तो 1980 में मिला। और 2 और वर्क्स इसमें आएंगे ट्रिलोजी में, तो पहला तो राइट्स ऑफ द पैसेज हो गया, दूसरा आपका क्लोज क्वार्टर्स हो गया और तीसरा आपका फायर डाउन बिलो हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ही वॉज नाइटेड बाई एलिजाबेथ सेकेंड in 1988 and he was a fellow of the Royal Society of Literature. He was knighted, अर्थात इनको जो है नाइटेड किया गया कब, तो एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा 1988 में। एंड ही वॉज फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। एंड नेक्स्ट, गोल्डिंग वॉज बोर्न इन कॉर्नवेल इंग्लैंड एंड ग्रीव अप इन विल्टशायर वेयर हिज फादर वॉज अ साइंस मास्टर। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन द सेम स्कूल वेयर हिज फादर टॉट। समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ही बिकेम ए स्कूल मास्टर फॉर टीचिंग फिलोसफी एंड इंग्लिश इन 1939 बट टॉट ओनली इंग्लिश फ्रॉम 1945 टू
1962। ये जो है स्कूल में एक मास्टर बनते हैं जहाँ पे इनको टीचिंग ये पढ़ाने के लिए बनते हैं। कौन से सब्जेक्ट? तो फिलोसफी और इंग्लिश दोनों। बट ये जो है फिलोसफी पढ़ाने के लिए इनको टीचर बनाया जाता है। बट ये जो है इंग्लिश पढ़ाना शुरू करते हैं 1939 से, और केवल वो ये जो है इंग्लिश ही पढ़ाते रह जाते हैं। कब तक? तो ये 1945 से जो 1962 तक जो है ये केवल और केवल इंग्लिश ही पढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे नेक्स्ट आपको बता दें कि ही मैरिड अन्ना ब्रुकफील्ड ऑन 30 सितंबर 1939। और ये जो है इनका मैरिड हुआ अन्ना ब्रुकफील्ड के साथ। कब? तो 1939 में। एंड नेक्स्ट, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान गोल्डिंग ज्वाइंट रॉयल नेवी इन 1940। ये जो है रॉयल नेवी में भी यह ज्वाइंट हुए। कब? तो 1940 में। एंड नेक्स्ट, इन 1939 ही डाइड ऑफ हार्ट फेल्योर। और इनका जो है हार्ट फेल्योर की वजह से अर्थात हार्ट अटैक की वजह से 1939 में इनका डेथ हो गया। Thus, he left the draft of the novel The Double Tongue, set in ancient Delphi, which was published posthumously. His first novel was Lord of the Flies. इनका जो पहला जो नोवेल है Lord of the Flies एंड मोस्ट इंपोर्टेंट नोवेल है, जिसका पब्लिकेशन कितना है? तो 1954, जो कि हमने आपको पहले बताया। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका जो फर्स्ट नोवेल जो है कौन सा है? तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका पब्लिकेशन कितना है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का? तो 1954। And next, his first play was The Brass Butterfly, which was published in 1958. अगर आपसे ये पूछ ले कि इनका फर्स्ट नोवेल की अगर बात करें तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इसका पब्लिकेशन जो है 1954 में है। बट यदि आपसे इनसे पूछे कि इनका जो फर्स्ट प्ले क्या है, तो द ब्रास बटरफ्लाई। ध्यान में रखिए, द ब्रास बटरफ्लाई, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1958। एंड नेक्स्ट चलते हैं। द टाइटल ऑफ हिज नोवेल डार्कनेस विजिबल इज टेकन फ्रॉम मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, फ्रॉम द लाइन नो लाइट बट रेदर डार्कनेस विजिबल। अर्थात पैराडाइज लॉस्ट का ही यह लाइन है, जो कि जॉन मिल्टन द्वारा रचित है, लिखा गया है। और इसी से जो है ये अपने नोवेल का टाइटल डार्कनेस विजिबल को लिए हैं। और यहाँ से आप लोग हमें ये बताइए, ये मिल्टन का लिखा हुआ है द पैराडाइज लॉस्ट, इसका पब्लिकेशन कितना है? अब चलते हैं नेक्स्ट, जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ विलियम गोल्डिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे कि पोएट्री की अगर बात करें, ये एक पोएट भी थे, तो इनका पोएम्स नाम से एक वर्क है जो कि इनका मोस्ट इंपोर्टेंट है। पोएम्स नाम से बहुत सारे राइटर्स का वर्क है। इसी प्रकार से ये कन्फ्यूजन भी होगा, तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ध्यान में रखना है। इनका पोएम्स जो 1934 में विलियम गोल्डिंग का है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि इनका प्ले की बात करें तो इनका एक ही प्ले क्या है? तो द ब्रास बटरफ्लाई, जिसका पब्लिकेशन कितना है? तो 1958। ध्यान में रखिए, 1958 है। नेक्स्ट चलते हैं इनके नोवेल्स की तरफ। तो इनकी नोवेल्स की अगर बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फर्स्ट इनका नोवेल है वो कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज द फर्स्ट नोवेल ऑफ विलियम गोल्डिंग। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हो गया। उसके बाद द इनहेरिटर्स हो गया, 1954 में ही ये सेम पब्लिकेशन है। पिंचर मार्टिन हो गया, फ्री फॉल हो गया, द एस्पायर हो गया, द पिरामिड हो गया, द स्कॉर्पियन गॉड हो गया, डार्कनेस विजिबल हो गया, द पेपरमैन हो गया। एंड नेक्स्ट जो है टू द एंड्स ऑफ द अर्थ है। सॉरी, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड नहीं होगा, यहाँ पे अर्थ होगा। टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, इनका जो ट्रिलोजी है वह क्या है? टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, जिसका फर्स्ट जो है आपका क्या है? राइट्स ऑफ द पैसेज, जिसका पब्लिकेशन 1980 है। इट इज अबाउट अ वॉयज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये जो ऑस्ट्रेलिया घूमने गए थे उसके बारे में इसमें जिक्र किए हैं राइट्स ऑफ द पैसेज में। और इसी के लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला है। जल्दी से बताइए, हमने आपको ऊपर बताया ना इनको बुकर प्राइज कब मिला है, इसके लिए हमें जल्दी से कमेंट में बताइए कि राइट्स ऑफ द पैसेज के लिए इनको बुकर प्राइज कब मिला। सेम ईयर में मिला था, 1980 में ही मिला था बुकर प्राइज, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका क्लोज क्वार्टर्स, जो कि 1987 में, द फायर डाउन बिलो, जो कि 1989 में है। एंड नेक्स्ट जो है इनका द डबल टंग, जो कि पोस्टोमसली पब्लिश हुआ कब? तो 1995 में। और इसमें से मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन वर्क है, जो कि बार बार पूछा, तो ध्यान में रखिए। इसमें से जो है आपका 6 से 7 ही वर्क है जो कि ध्यान में रखने लायक है। जैसे कि पहला आपको बता दें मोस्ट इंपोर्टेंट लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, दूसरे द इनहेरिटर्स देख लीजिएगा, फ्री फॉल, एंड नेक्स्ट आपको बता दें द पिरामिड देख लीजिएगा, नेक्स्ट द स्कॉर्पियन गॉड, नेक्स्ट जो है डार्कनेस विजिबल, एंड नेक्स्ट टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। यह एक ट्रिलोजी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये दोनों को मोस्टली याद रखिएगा, ये दोनों को एकदम फिक्स। एंड नेक्स्ट आपको जो पोस्टोमसली वर्क होता है इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। द डबल टंग किनका पोस्टोमसली वर्क है? तो विलियम गोल्डिंग का, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1995। एंड नेक्स्ट है आपका नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में इनका आ जाता है द हॉट गेट्स, ए मूविंग टारगेट, द इजिप्टियन जर्नल। इस सब आ जाते हैं, ये खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं इनके वर्क्स की तरफ, जो कि मोस्ट फेमस एंड फर्स्ट नोवेल ऑफ द विलियम गोल्डिंग क्या है? तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इट इज अ 1954 डायस्टोपियन नोवेल।
यह क्या है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कैसा नोवेल है, तो डायस्टोपियन नोवेल है, मोस्ट इंपोर्टेंट, अब ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज क्या है, तो डायस्टोपियन नोवेल है, और इसका पब्लिकेशन कब है, तो 1954 में है। अबाउट अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश बॉयज स्ट्रक ऑन अ इनहेबिटेड आइलैंड who try to govern themselves with disastrous result. Title of the novel Lord of the Flies referred to Beelzebub, another name of the devil. Devil का जो दूसरा नाम है Beelzebub, उसी से रेफर्स करके यह लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का टाइटल रखा गया इस नोवेल का। एंड नेक्स्ट, दिस बुक वाज रिजेक्टेड बाय 56 पब्लिशर्स बट फाइनली एक्सेप्टेड बाय फेवर एंड फेवर। यह जो बुक है आपका लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो कि फर्स्ट नोवेल ऑफ विलियम गोल्डिंग है, इनका है, तो ध्यान में रखिएगा कि यह जो बुक जो है वो 56 बार रिजेक्ट कर दिया गया पब्लिकेशन करने से, किनके द्वारा, तो पब्लिशर्स के द्वारा, और बाद में जो है ये किनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया पब्लिकेशन के लिए, तो फेवर एंड फेवर के लिए। कहते हैं ना कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती, वही चीज़ थे विलियम गोल्डिंग। सो ये ध्यान में रखिएगा। लास्ट में जो है द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का जो पब्लिकेशन इनके द्वारा किया गया, इसका पब्लिशर का क्या नाम है, तो फेवर एंड फेवर, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है द नोवेल इज रिएक्शन टू द यूथ नोवेल द कोरल आइलैंड बाई R.M. Ballantyne, which is not a dystopian novel. Character Ralph and Jack Martin are there in the Coral Island. मतलब सेम जो है यह नोवेल जो है आपका द कोरल आइलैंड के जैसा ही है, जिसमें भी उसमें भी जो है द कोरल आइलैंड में राल्फ भी कैरेक्टर है और आपका जैक मार्टिन भी है। ठीक उसी प्रकार से इस नोवेल में भी जो है राल्फ कैरेक्टर है। This was the first novel of Golding and gained the worldly success after publication. यह गोल्डिंग का, विलियम गोल्डिंग का फर्स्ट नोवेल था जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। सिर्फ यह इनका पहला नोवेल से ही यह क्या हुआ, तो फेमस हो गए। इन दी नोवेल राल्फ रिप्रेजेंट रेशनलिटी, पिगी फ्रेगमेंटेशन, जैक सेवेगरी एंड सिमन इनोसेंस। ये ध्यान में रखिएगा कि द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में जो ये सब कैरेक्टर्स है, कौन, तो पहला राल्फ, दूसरा पिगी, तीसरा जैक और चौथा सीमन, ये सब क्या है, इसके मेन कैरेक्टर्स में आ जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं इसके प्लॉट की तरफ। इसका प्लॉट पढ़ते हैं कि क्या है। तो प्लॉट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन दी ओपनिंग ऑफ द नोवेल, मतलब नोवेल के जो ओपनिंग शुरुआत में ही, और ब्रिटिश प्लेन वॉज क्रेस्ड, जो एक ब्रिटिश प्लेन था वो क्रैश हो जाता है नियर एन आइसोलेटेड आइलैंड ऑफ द पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर के एक छोटे से आइलैंड पे, आइसोलेटेड आइलैंड पे क्या हो जाता है, तो एक ब्रिटिश प्लेन क्रैश हो जाता है। इसी से यह नोवेल शुरू होता है। द ओनली सर्वाइवर्स इन द आइलैंड वर द बॉयज हु वर इन देयर मिडिल चाइल्डहुड। और इस पे जो सर्वाइवर्स होते हैं, वहाँ पे जो जीवित बचते हैं उस आइलैंड पे, वह क्या होते हैं, तो कुछ बॉयज होते हैं, लड़के होते हैं, हु वर इन देयर मिडिल चाइल्डहुड। और वह क्या होते हैं, एक मध्य, मतलब मिडिल चाइल्डहुड होते हैं, मतलब कहने का मतलब वही 10 से 15 के करीब वर्ष के होते हैं। राल्फ यूज्ड टू कॉल ऑल द सर्वाइवर्स ऑन वन एरिया बाय ब्लोइंग अ कोन्स दैट ही हैड फाउंड इन द आइलैंड। और इसमें जो है आपका मेन कैरेक्टर जो आपका राल्फ है, ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट जो कर रहा है, राल्फ वाज इलेक्टेड एज द चीफ ऑफ द सर्वाइवर्स एंड ही इज द प्रोटागनिस्ट एज्ड 12 ईयर्स। देखिए यहाँ पे दिया गया है, मिडिल चाइल्डहुड का मतलब ही होता है वही जो कि 10-15 के एज के बीच वाला ही होता है, उतना के एज के वो आप लोग मिडिल चाइल्डहुड कह सकते हैं। और इसका जो प्रोटागनिस्ट आपका राल्फ है, जो कि वहाँ पे चुना जाता है, उस आइलैंड पे वह चुना जाता है सर्वाइवर्स के द्वारा कि यह क्या है, इलेक्टेड राल्फ जो है वह चीफ होता है उस सब में। और ही इज़ द प्रोटागनिस्ट एज 12 ईयर्स। और वहाँ पे क्या होता है, तो राल्फ इस क्या है, ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का प्रोटागनिस्ट कौन है, हु इज़ द प्रोटागनिस्ट इन द वर्क ऑफ विलियम गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो ध्यान में रखिएगा राल्फ। राल्फ क्या प्रोटागनिस्ट है, जिसका एज कितना रहता है, तो 12 ईयर्स। नेक्स्ट है, राल्फ एसर्टेड 3 प्राइमरी गोल्स टू द आइलैंड। कौन, तो टू हैव फन, टू सर्वाइव, टू मेंटेन अ स्मोक सिग्नल और अलर्ट द पासिंग शिप्स टू स्लो देयर प्रेजेंस। ये अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं कि यह सर्वाइव भी करते हैं और वहाँ पे रहते भी हैं सबके साथ, और यह जो है सबकी मदद भी करते हैं। नेक्स्ट जो है, जैक इज मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड एंड सीमन फॉर कंस्ट्रक्शन शेल्टर्स। और जैक जो है वह फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड नेक्स्ट जो है, सीमन फॉर कंस्ट्रक्शन शेल्टर्स के लिए। एंड नेक्स्ट, जैक इज द एंटागोनिस्ट ऑफ द नोवेल। और जैक जो है इस नोवेल का आपका एंटागोनिस्ट रहता है। कौन, तो जैक रहता है इसका एंटागोनिस्ट, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, पिगी वाज quickly made an outcast by his fellow friends. And next, all the boys believed that there was a beast
on the island, but Ralph was not agreed to them. Next, one night an aerial battle occurred on the island while the boys were sleeping, during which a dead fighter pilot is ejected from his plane. And next, Sam and Eric, ये भी इसके कैरेक्टर है. Sam and Eric see the pilot whose pursuit was tangled in a tree on the top of the mountain. And next, Simon envisions the pig head now swarming with the scavenging flies as Lord of the Flies, and believed that the talking to him that it is talking to him. And next, cut his throat, spill his blood, and here Simon appears, but the boys do not see him as Simon. और उसे जो सिमन की तरह जो लड़के हैं वो नहीं देखते हैं. दे सी हिम एज अ बीस्ट, मतलब एक बीस्ट की तरह उसे ट्रीट करते हैं. एंड वायलेंटली किल हिम, और उसे क्या है तो वहीं से मतलब वायलेंटली मतलब रूप से क्या करते हैं, उसे मार डालते हैं. एंड नेक्स्ट जो है जैक एंड राल्फ मेक्स देयर सेपरेट ग्रुप्स, और जो बाद में जो है राल्फ अपना अलग ग्रुप बना लेता है और जैक जो है एंटागोनिस्ट जो है वो अपना अलग ग्रुप बना लेता है. ध्यान में रखिएगा, जैक क्या है एंटागोनिस्ट और राल्फ क्या है प्रोटागोनिस्ट. एंड नेक्स्ट जो है राल्फ इज एकम्पनाइड बाई पिग्गी, सैम और एरिक. राल्फ के जो है साथी कौन कौन होते हैं तो पिग्गी, सैम और एरिक, अर्थात राल्फ के ग्रुप में ये तीनों शामिल होते हैं, पिग्गी, सैम और एरिक. नेक्स्ट जो है जैक कम्स टू राल्फ्स कैंप टू किल पिग्गी एंड फेच हिज ग्लासेज सो डैट दे कैन मेक फायर यूजिंग इट. अर्थात जो है जैक जो है जो एंटागनिस्ट है वो राल्फ के कैंप में आकर के किसे मारना चाहता है तो पिगी को, एंड फेच हिज ग्लासेज, और वो अपने किससे तो ग्लासेस से ऑन डैट दे कैन मेक फायर यूजिंग इट, और यह क्या आग लगा करके उसे मारना चाहते किसे तो पिगी को, किसके कैंप में आकर के तो राल्फ के. ही ऑल्सो प्लान टू हंट राल्फ, और यह प्लान बनाता है कि क्या करे तो राल्फ को भी मार डाले, उसका भी शिकार कर डाले. नेक्स्ट जो है पिगी एसर्ट दैट लाइफ इज साइंटिफिक. लाइफ क्या है, एक साइंटिफिक है. ही इनोवेटेड अ सोंडियल दैट बॉयज यूज टू टेल टाइम. व्हेन जैक अटैक्स राल्फ पिगी सेज, अर्थात जब जैक जो है वह राल्फ पे जब अटैक करता है तो पिगी क्या कहता है टू हैव रूल्स एंड एग्री और टू हंट एंड किल, लो एंड रिस्क्यू ऑफ हंटिंग एंड ब्रेकिंग दी थिंग्स अप. कौन कहता है तो पिगी कहता है. एंड नेक्स्ट, इन दी नोवेल सिमन इज एसोसिएटेड विथ क्रिस्ट एंड ही इज अ साइबोआ. सिमन क्या रहता है, एक साइबोआ रहता है. एंड नेक्स्ट, राल्फ रिप्रेजेंट्स ह्यूमन बींग्स civilizing instinct. And next, Jack represents the instinct of savagery within human beings. ये क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स के बीच जो है वो जैक रिप्रेजेंट्स करना चाहता है. इंस्टिंक्ट मतलब विलुप्त, और मतलब इंस्टिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, वह सेवेगरी विद इन ह्यूमन बींग्स, मैंने ह्यूमन बींग्स का मतलब वो इंस्टिंक्ट बताना चाहता है. कौन तो जैक, क्योंकि यह एंटागोनिस्ट रहता है. एंड नेक्स्ट जो है आपका पिगी रिप्रेजेंट्स साइंटिफिक रेशनल साइड ऑफ सिविलाइजेशन, एंड इन दी नोवेल ही इज अ राल्फ लेफ्टिनेंट. और यह जो रहता है वह पिगी जो रहता है वह राल्फ का अर्थात प्रोटागनिस्ट का क्या रहता है तो लेफ्टिनेंट. लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, LIEUTENANT. इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लेफ्टिनेंट होगा. एंड नेक्स्ट, रोगर क्रूअल ऑर्डर बॉय इज जैक्स लेफ्टिनेंट एंड इवेंचुअली मर्डर्स पिगी बाय रोलिंग अ बोल्डर ऑन टू हिम. एंड नेक्स्ट, सैम एंड एरिक आर दी ट्विंस. ये दोनों क्या रहते हैं, ट्विंस रहते हैं. कौन तो सैम एंड एरिक, क्लोजली एसोसिएटेड विद राल्फ. राल्फ के साथ ये लोग बहुत अच्छे मतलब इनके दोस्त रहते हैं, बहुत घुल मिल के रहते हैं. दी अदर बॉयज ऑफन ट्रीट देम एज अ सिंगल एंटिटी एंड कॉल्ड देम सैम एंड एरिक. दे आर द पार्ट ऑफ राल्फ्स ग्रुप कॉल्ड बिगन्स. और यह क्या रहते हैं, सैम और एरिक इसके पार्ट रहते हैं जिसे क्या कहते हैं, बिगन्स कहते हैं. And next, the Lord of the Flies comes to symbolize the primordial instinct of power and cruelty that takes control of Jack's tribe. Jack's gang erect shows a female pig. उसमें क्या रहती है, एक फीमेल पिग रहती है, head as a offering to the beast. नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड मैग्नम ओपस ऑफ गोल्डिंग. मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान में रखिएगा. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है कंसीडर किया जाता है किनका तो विलियम गोल्डिंग का मैग्नम ओपस वर्क, मतलब इनका बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क कंसीडर किया जाता है. कौन तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में इतना ना ध्यान में रखते हुए, इतना ध्यान में बस इतना सा ही रखना है कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज क्या है तो इनका फर्स्ट नोवेल है किनका तो विलियम गोल्डिंग का, जो कि एक डायस्टोपियन नोवेल है.
कौन सा नोवेल है? डायस्टोपियन नोवेल है, फर्स्ट नोवेल है और इसका पब्लिकेशन 1954 में है। और इसमें जो कैरेक्टर जो है आपके राल्फ हैं, और राल्फ हो गया आपका प्रोटैगनिस्ट और जैक हो गया आपका एंटागोनिस्ट, और जैक एंटागोनिस्ट हो गया। और इसी में जो है आपके कौन कौन, राल्फ हो गया, जैक हो गया, पिग्गी हो गया, सैम हो गया और इरिक हो गया, ये सब क्या है इसके कैरेक्टर्स हैं। किसमें? तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इनका जो वर्क है जो कि सेकेंड नोवेल है इनका एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, द इनहेरिटर्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1955। इट इज ए फैंटेसी फिक्शन बाई गोल्डिंग। यह एक फैंटेसी फिक्शन है। फिक्शन मतलब एक कल्पना कर लिखा गया है विलियम गोल्डिंग के द्वारा, ध्यान में रखिएगा फिक्शन का अर्थ वही होता है। नेक्स्ट, इट इज द सेकेंड नोवेल, यह इनका सेकेंड नोवेल है, किनका? तो विलियम गोल्डिंग का। एंड इट कंसर्ट्स विद द एक्सटेंशन ऑफ one of the last remaining tribes of Neanderthals at the hand of the more sophisticated Homo sapiens। किनके? तो होमो सेपियंस। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, जब नोबेल एक्सप्लेन्स, जो नोबेल है वह किसकी व्याख्या करता है? डेट इनोसेंस एंड हैप्पीनेस, अर्थात यह निर्दोष और किसको? तो खुशी को दर्शाता है। एक्साइटेड बिफोर होमो सेपियंस डेवलप्ड with him and all destroying urge to evil। and next, Locke and Fa are the chief characters। इतना इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि यह जो है आपका सेकेंड नोवेल है किनका? तो विलियम गोल्डिंग का, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1955। एंड इसमें जो टू मेजर कैरेक्टर है, चीफ कैरेक्टर, एक है लॉक और दूसरा है फा। इतना ही इसमें से ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आपको पिंचर मार्टिन। पिंचर मार्टिन इज द वर्क ऑफ विलियम गोल्डिंग विच वॉज पब्लिश्ड इन 1936। इससे इतना ही ध्यान रखना है, इसमें उतना यह खास नहीं है, इसीलिए हम इसे इग्नोर करके चलते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा विलियम गोल्डिंग जो है कंप्लीट होता है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार से जो है हम अब नेक्स्ट राइटर की तरफ चलेंगे जो कि मार्टिन अमीस है। और इसी प्रकार से जो है हम लोग ओल्ड इंग्लिश तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स को पढ़ेंगे और उनके वर्क्स को पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।